बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 22 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए एक खबर ढूंढ के लाए हैं। पाकिस्तान के फौजी जर्नल ने कहा है कि वो इस हुकूमत को चलता कर देगा, और ये खबर भी आई है अमेरिका से। समाअत कीजिए। दूसरी खबर ये है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है नून लीग की, ये क्यों दीदा दानिस्ता तौर पर वो पॉलिसियां बना रही है जो हुब्बुल वतनी के जिम्रे में नहीं आती। कश्मीरियों को दीदा दानिस्ता पाकिस्तान से दूर करने की साजिश की जा रही है। तीसरी खबर यह है, पाकिस्तान का एक सूबा है पंजाब, वहां का स्पीकर है मलिक अहमद खान। ये ताकत के नशे में अब अल्लाह और उसके रसूल को भुला बैठा है। चौथी खबर यह है, सुहेल वड़ाइच ने आज घटिया तरीन इल्जाम लगाया है पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों की मोहब्बत में ये इतना गिर सकते हैं, कभी नहीं सोचा था। समाअत तो कीजिए। और आखिर में बुशरा बीबी, बुशरा खान जो इमरान खान की वाइफ है, उसकी बेटी ने एक दरखास्त दी है इंदराज मुकदमा की कि उसकी वालदा के साथ जेल में कितना बेहिमाना सलूक किया जा रहा है, सबूत के साथ, वो भी सुनिएगा। सबसे पहले चलते हैं जी इस्लामाबाद, जहां पर एक स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के फौजी जर्नल ने मौजूदा हुकूमत को फारिग करने का कतई फैसला कर लिया है। अब सबूत वो कौन से हैं, सबूत हम आपके सामने रखते हैं। अगर किसी भी वजीर आजम पर आपको एतमाद ना हो कि ये शख्स एक नंबर आदमी है और कोई बात करेगा तो उस पर पहरा देगा, अगर ये चीज खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद उस शख्स की वजीर आजमी दिनों नहीं घंटों की मेहमान होती है। वो कौन सी स्टोरी है, सुनिए। पाकिस्तान का फौजी जर्नल इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करता। कल जब जेडे वैंस खिताब कर रहा था कि मेरी जिंदगी में दो आदमी अहम हैं, भारती मेरी बीवी और जनरल आसिम मुनीर। पिछले दिनों जितनी बातें मैंने जनरल आसिम मुनीर से की, उतनी बातें अपनी बेगम से की। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जब सालसी हो रही थी तो जनरल आसिम मुनीर को इसहाक डार और शबाज शरीफ पर बिल्कुल एतमाद नहीं था, ये एतबार के काबिल नहीं है। लिहाजा इन दोनों को और पूरी नून लीग को सालसी के इस एडवेंचर से यकसर साइड पे कर दिया गया, और अपने सबसे जो कलीदी साथी हैं मोहसिन नकवी को उसने ये जिम्मेदारी दे दी। अब आप खुद सोचिए कि ना नून लीग को किसी सालसी की कार्रवाई का पता था, ना ही शबाज शरीफ को और उसकी काबीना को। अगर एक वजीर आजम और उसकी काबीना, जो शख्स उनको लाया है, उस पर इतना भी एतमाद ना हो कि कोई बात उनसे शेयर की जा सके, तो अब आप अक्ल रखते हैं तो खुद अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की औकात क्या है और इन लोगों का मुस्तकबिल क्या है। ये जो फौजी जर्नल के नाम लेकर तारीफ करता है शबाज शरीफ, और असेंबली में खड़े होकर ना इसे मोहसिन नकवी का ओहदा याद रहता है, ना ही कोई शेर इसकी जबान पर पूरा उतरता है, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, डॉट्स मिला लीजिए कि इन लोगों का जो पेपर है वो फाड़ दिया गया है। हमने पहले ही कहा था ये इस काबिल ही नहीं है, ना इनकी तालीम है, ना इन्होंने करप्शन से बाज आना है, ना ये इंडिया के साथ जो आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं, और ना ही ये कोई बयानिया जनरल आसिम मुनीर के लिए बयान बना सके हैं। इन्होंने जनरल आसिम मुनीर का जो लॉन्ग प्लानिंग है हुकूमत करने की, उसको गड्ढे में उतारा है। और ये नून लीग का सबसे बड़ा एहसान है पाकिस्तानियों पर कि इन्होंने फौजी जर्नल को कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि उसको जवाल में उतारा है। तो ये इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर दुनिया में कोई भी डेमोक्रेटिक बंदा होता, उसमें रत्ती बराबर भी कोई चीज होती, तो वो इस्तीफा देकर ठोकर मारकर वापस आ जाता। लेकिन कल आपने देखा है इसकी बॉडी लैंग्वेज शबाज शरीफ की, ऐसे तो कोई 18वें ग्रेड का जो पीए है वो भी स्टाइल नहीं बनाता जनरल के सामने, जैसे वो हाथ बांध के खड़ा था। खैर, हाथ बांध के ये सारे खड़े थे। तो ये इन लोगों की कुल औकात है, ये गए, बिल्कुल गए। ऐसे नहीं करप्शन की फाइलें हजूर सहाफियों को पहुंचा दी गई, ऐसे नहीं मरियम नवाज के गले का ऑपरेशन भी हो गया, कैंसर भी आ गया, और अब ये पक्की तैयारियों में है कि किसी भी वक्त इन्होंने भाग जाना है। तो भागने से याद आया,
नून लीग की जो हुकूमत है ये कैसे मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट काम कर रही है। आज एक बहुत ही जीरे किस्म का इंसान है, उसका नाम है जी डॉक्टर नदीमुल हक। वो कहता है कि ये जो 25 अरब रुपया डेली का कर्जा लिया जा रहा है, दर हकीकत ये पाकिस्तान को फरोख्त करने की सोची समझी साजिश है कि इतना कर्जा जो कर्ज देने वाले हैं इतना कर्जा दे रहे हैं कि एक वक्त आए कि ये वापसी की शक्कत खो दें और इनसे ना सिर्फ पाकिस्तान का एटम बम छीन लिया जाए बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया जाए। अब ये जो 25 अरब डेली का कर्जा है, क्या ये हुब्बुल वतनी है? इधर ही रोकिए। हुब्बुल वतनी नहीं है तो गद्दारी तो है ना जी, बिल्कुल है। गद्दारी जब है तो अब आप सीधे हम आपको लेके चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में क्या है जी? आज पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है ना रावला कोट वाले कश्मीरी हैं ना मीरपुरी कश्मीरी हैं, ये दोनों जो हैं ये कश्मीरी हैं ही नहीं। लिहाजा वो जो सर्टिफिकेट है नफरत का इन्होंने गद्दारी का पहले दिया और कश्मीरियों का से जो कश्मीरीपन है ये भी इन्होंने छीन लिया। तो अब आप अंदाजा लगाइए, कलदम इन्होंने करार दिया, गद्दारियां उनको कहा, और इनका जो एक हलीफ है उसने फिर छोटी छोटी दाढ़ी रखी है, वो कश्मीर के नाम पर उसने सरदार अतीक कहता है कि इनको बार बार फांसी दो बेटा, वक्त बदलाना तो पता तुझे भी नहीं चलेगा कि गद्दारी और हुब्बुल वतनी क्या होती है। और इतने मरे जा रहे हो, सारी जिंदगी तेरे वालिद ने कश्मीरियों के नाम पर हुकूमत की और अब तेरी बारी लगी हुई है। तुम्हारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है जो उन कश्मीरी अपने को पाकिस्तान के परचम से दूर कर रहे? ये हैं वो टाउट्स जो मरे जा रहे हैं इक्तदार के लिए। तो इनको पकड़ना लाजिम है, लेकिन पकड़ेगा कौन? पाकिस्तान पर एक खबर आपको बताऊं, पाकिस्तान के हर महकमे को इस जो मौजूदा रजीम है, ये जो फौजी डिक्टेटरशिप है, इसने कितना बर्बाद। आज बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है वो T20 वर्ल्ड कप से क्वालिफाइंग राउंड से भी वापस आ। क्यों? इन्होंने जी रखा था वो कोच जो है वहाब रियाज। अच्छा, इस मुल्क में 1970 से हम तारीख पढ़ते आ रहे हैं कि जिसने भी बुरा काम किया है उसको मेडल मिला है, जिसने अच्छा काम किया है वो नुकरे लगा है। वहाब रियाज ने पहले बड़ी जो मर्दों की टीम थी बेड़ा गर्क किया, अब औरतों का बेड़ा गर्क किया। अब इंशाअल्लाह अज़ीम ये नेक्स्ट पंजाब का वजीर दाखिला बनेगा या पाकिस्तान का वजीर दाखिला बनेगा। क्यों? जितना इसने बर्बाद करना था इसको तजर्बा बड़ा हासिल हो रहा है। तो ये इस मुल्क के हालात हैं। आगे आप देखिए, ये पंजाब असेंबली के एक स्पीकर है, खुदा का खौफ इन लोगों को बिल्कुल भूल गया है। खुडिया जी एक थाना है, वहां पर एक FIR दर्ज होती है 326/26 302। होता कोई यूं है कि कसूर के कुछ 62 लोग जो वोटर हैं मलिक अहमद खान के, ये एक गरीब जो मुर्गी गोश्त वाला है रात को नशे में धुत होकर उसको कत्ल कर देते हैं। FIR में जो हक्की मुल्जमान होते हैं उनको पहले पुलिस गुनाहगार कहती है, फिर इस स्पीकर के कहने पर उनको बेगुनाह करार दे देती। अब होता कुछ यूं है कि वो जो गरीब पार्टी है वो चली जाती है DPO के पास, उससे कहती है कि ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। पुलिस वाला जो है वो आगे स्टैंड कर जाता है। और अब ये शख्स जो है पहले हाफिजाबाद का DPO, उन्होंने उसको भगा, अब कसूर का जो DPO है उसके पीछे लगे हुए हैं। ये अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में शरीफ खानदान की मौजूदगी में ना कोई कानून पर चल सकता है, ना कोई इंसाफ पर चल सकता है, ना कोई पुलिस वाला सर उठा के जी सकता है, ना कोई सहाफी सर उठा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने की हस्बे ज़ाब्ता कसम नया उठाया हुआ है कि हमने बरा। अब आप खुद सोचिए, ये पेशे के लिहाज से वकील भी है, इसे पता भी होगा कि क़यामत के रोज हमने मरना भी है फिर उठना भी है, लेकिन कोई नहीं है, कोई इनको परवाह नहीं है। ना ये मेरिट पे आए हैं, ना ये वोट लेकर आए हैं। इनकी सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो गुंडे मवालियों के इर्द गिर्द घूमती है। अब आप आगे चलिए, हम आपको बताते हैं
یہ کتنے تھوڑے اور گھٹیا قسم کے نظام حکومت ہے پنجاب میں جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ہمارے اوپر بٹھا رکھے ہیں۔ ایک تحصیل ہے حاصل پور کی جی پنجاب میں، سماعت کیجئے لیول پاکستان کے سی ایس پی افسروں کا، وہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر بھی ہے۔ ہوتا کو یوں ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی آپ نے شکل دیکھی ہے نا، وہ پھر اندازہ لگا لیں کتنا خوبصورت ہے۔ زبردستی دکانوں پر ان کی بڑی بڑی فلیکسیں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ پچھلی رات جو گزری ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آندھی آ جاتی ہے، آندھی آتی ہے تو وہ جو فلیکسز ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ صبح جب اے سی آتا ہے جی اور وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامتوں کی جو فلیکسز ہیں یہ تو پھٹی پڑی ہیں، اچھا جی، وہ کیا کام کرتا ہے کہ ان دکانوں کو سیل کر دیتا ہے۔ وہ دکانیں ہوتی ہیں پٹھانوں کا تعلق ہوتا ہے کے پی سے، اور وہ جو اللیجڈلی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور انہوں نے آندھی کی آڑ میں، آندھی آئی اس کی آڑ میں انہوں نے جان بوجھ کر یہ فلیکسز پھاڑی ہیں، لہٰذا ان کی دکانیں سیل کر دی جاتی ہیں، ان پر ایف آئی آریں دے دی جاتی ہیں۔ اب آپ خود سوچئے اتنی گھٹیا سوچ کیا اس روئے زمین پر جس پر آپ بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں کوئی اور ہو سکتا ہے یا جتنے یہ گھٹیا ہیں؟ اور اس خبر کو اٹھایا کس نے ہے؟ سیاست.com والوں نے ہے، لوگ تو بول رہے ہیں لیکن یہ بہت گھٹیا ہیں۔ اب ان گھٹیا لوگوں کے جو ساتھی ہیں وہ صحافی ہیں جن کا دانا پانی لگا ہوا ہے، ذرا خبر تو سماعت کیجئے۔ سہیل وڑائچ کیا کہتا ہے؟ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت جیل میں ہے اور یہ جو کم بخت آدمی ہے اس کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آتی۔ یہ کہتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو پچھلے 2-2.5 سال سے بیہائنڈ دا بار ہے، اپنی فیملی سے وہ دور ہے، اور اس کو کیمروں کے ذریعے ایس ایچ او نے، پولیس والوں نے اس سفید بالوں والے پاکستان کے فورن منسٹر کو نہ صرف دھکے مارے، اس کو ماں اور بہنوں کی گالیاں نکالی۔ یہ ویڈیوز ہمارے پاس سیف پڑی ہیں۔ اس کو مارا گیا تھا نا جیل میں جب وہ نکل رہا تھا۔ یہ کہتا ہے پاکستان کا صحافی نون لیگ کا ٹاؤٹ کہ یہ جو ہے شاہ محمود قریشی یہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کر جیل میں پڑا ہے کہ کہیں اس پہ یہ وہ الزام نہ لگ جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ اب دیکھیے کیسی باریک واردات ڈالتے ہیں جرنیلوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی جیل میں پڑا ہے تو اپنی مرضی سے پڑا ہے، انہوں نے نہیں ڈالا۔ ہے کوئی اس ملک میں انصاف کرنے والا؟ پتہ نہیں ان لوگوں کو نہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کوئی سروکار ہے، نہ ان کو ابو ذر غفاری کے یہ جو پیروکار ہیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں پتا کہ ان لوگوں نے کتنے ڈالرز اور کتنی مرات لینی ہے اور اس قلم کا کتنا سودا کرنا ہے نا دکھ کی بات۔ اب آپ دیکھیے عمران خان کی ایک بیوی ہے بشرا، یہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ مظلوم عورت ہے۔ اس کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ عمران خان سے نکاح کرنے کی۔ پہلے اس کی عدت کے کیس اتارے گئے، پھر اس کے بچوں کے خلاف کمپین کی گئی، پھر اس کے خامند کو مار کر جیل میں ڈالا گیا، پھر جیل سے نکال کر اس بشرا بی بی کے اگینسٹ عدت کا مقدمے کی گواہی دلوائے گی، اور اب جب وہ پھر بھی ہار نہیں مانی ہے نا کوئی بات تو عمران خان میں، تو اس بی بی کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو ایک عورت ہے مریم، یہ مریم نام کی عورت جو پاکستان میں ہے، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ خیر جی، اس عورت نے جو بشرا خان ہے اس پر جو زمین ہے جیل کی وہ تنگ کر دی گئی ہے۔ ایک انسان قیدی ہو اور دوسرا وہاں پر جو داروغہ ہو وہ اتنا ظالم اور گھٹیا ہو، وہ انسٹرکشن ہو پنجاب حکومت کی کہ اس کو آپ نے ذکر کرنا ہے، نہ اس کو نہانے کا پانی دیا جاتا ہے، اس بیچاری کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے سیل میں چوہے چھوڑے جاتے ہیں، چھپکلیاں چھوڑی جاتی ہیں، اس کو نماز پڑھنے سے بھی روکا جاتا ہے۔ اب اپن ملاقات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس کی جو بیٹی ہے مبشرہ مانیکا، اس نے آج اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہے۔ میں نے کہا بی بی اپنا مقدمہ ہے رب کی عدالت میں رکھ، یقین کر
रब की अदालत में रख, वो इंसाफ करेगा। पाकिस्तान के जजों से तुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर इंसाफ मिलने वाला होता तो इनका नंबर 143 होता। ये खुद ही डूब के ना मर जाते कि यार हम हैं मुसलमान, हम हैं मोहम्मद अरबी के मानने वाले, और हमारा जो गौन है इसके इधर भी कुरान की आयत है और इधर भी कुरान की आयत है, और दुनिया में हमारा नंबर है 143, यानी कि घटिया तरीन अदालतों में हमारा शुमार होता है। तो क्यों ना हम अपनी इस्लाह करें। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या लेने हैं, इन्होंने लेने हैं प्लॉट। हमने कल स्टोरी की थी ना, है उसका कोई रिबट्टल। इन्होंने लेनी है सारी जिंदगी के लिए पेंशन, फिर इन्होंने अपने बच्चों के बनाना है मुस्तकबिल। दुनिया के कौन से जज हैं जी जो अपने बच्चों के वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए खत लिख डालते हैं। आईनी अदालत का एक जज है जिसका बेटा ऑस्ट्रेलिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो खत लिखता है कि मेरे बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए सिडनी एयरपोर्ट पर। है वो कौन है? वो आईनी अदालत में आज भी जज बैठा है बड़े मजहबी बनते हैं। ये स्टोरी नहीं पढ़े, लेकिन अफसोस पाकिस्तान के इन जजों पर जो सब कुछ भुला बैठे हैं। तो आगे आप देखिए, ये जो हमारा महमूद खान अचकजई है जी, इसने एक इंतहाई अच्छा स्टेप लिया है। ये शख्स गद्दारी के मुकदमा फेस कर रहा है, इसका ताल्लुक बलोचिस्तान से। इसने कहा है कि मैं कश्मीर जाऊंगा और कश्मीर जाकर उन लोगों से मैं जो है साथ देने का वादा करूंगा। तो जरा खुद सोचिए कि वो लोग जिन पे गद्दारी की एफआईआर हैं, वो पाकिस्तान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग गद्दारी की एफआईआर दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अब आपने खुद अंदाजा लगाना है तो आप पाकिस्तानी ना, तो पाकिस्तानी हो तो फिर तोलते पूरा क्यों नहीं। अल्लाह ने जो कुरान में आपको हुक्म दे रखा है कि तोलो तो पूरा तोलो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं तोलना। तो ये है पाकिस्तान के वो हालात वाकयात जो हमने आपके सामने रखे हैं। एक हमारा सुनने वाला है जो उसने हमें एक लेटर भेजा है। वो कहता है तारिक मलिक जो चेयरमैन नादरा था ना साहब, उसने नून लीग की करप्शन भी पकड़ी थी और पाकिस्तानियों की करप्शन भी पकड़ी थी कि 20 लाख के करीब जो बंदे हैं ये पाकिस्तान से बैर ट्रैवल करते हैं और ये टैक्स नहीं देते, और इस खिदमत का उसको ये सिला दिया गया, उसको पाकिस्तान से भगा दिया गया। कल हम आपके सामने एक स्टोरी रखेंगे कि कैसे पाकिस्तान का फौजी जनरल, मुहब्बे वतन फौजी जनरल, पाकिस्तान के एटमी साइंसदान को अमेरिका के हवाले करने वाला था। एक इंतहाई जबरदस्त स्टोरी है जो हमारे एक सुनने वाले ने हमें भेजी है। आज हमने उस पर मुकम्मल वर्क किया है, लेकिन थोड़ी सी जो हालात वाकयात हैं उसकी मजीद जांच और कंफर्मेशन लाजमी है। तो ये समात कीजिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है मेरे अल्लाह, अच्छे मुहर्रम अल हराम है। आज के दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन और आला और पाक खानदान नबी के खानदान के घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया था। आज मजीद दस्ते जो हैं वो करबला के मैदान में पहुंच चुके थे। मेरे इमाम हुसैन पर मजीद दबाव डाला जा रहा था कि किसी तरह यजीद की बैत कर ले। आज जो शिद्दत प्यास थी वो सामने दिखाई दे रही थी, और वो उम्मत जिसका ये ईमान है कि क़यामत के दिन मेरा नबी हौज़े कौसर पर उनको पानी पिलाएगा, उसी उम्मत के मानने वालों ने उसके नवासे का पानी बंद कर दिया था। ऐ अल्लाह, उस काफिले में मासूम बच्चे भी थे, पाक तरीन हमारी औरतें भी थी। हमारा सब कुछ उन पर कुर्बान। उन लोगों की अजमत को सलाम, लेकिन उन कमीनों को इतना होश भी ना आया कि वो किसके अगेंस्ट इतने सख्त इक़दामात कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरे नबी की तरबियत थी, मेरा मौला ए हुसैन ना डट के खड़ा रहा, किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना कर सका। तो ऐ अल्लाह, तुझे इन दिनों और उसके इस्तकामत का वास्ता हम पर रहम फरमा। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह, दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं और बड़ी मुश्किल से हम 1 या 2 पढ़ते हैं, और वो भी आधे से ज्यादा हमें दुनिया के ख्यालात में हम गुम हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, इस जैसे ईमान के साथ फिर भी हम तेरे आगे झुकते हैं। हमें इतनी हिम्मत दे मेरा मौला कि जिस मलूकियत ने
میرے امام حسین کو خون کے آنسو رلایا، وہی ملوکیت اس ٹائم پاکستان پر ریز کر رہی ہے۔ اے اللہ پاکستان بنا تو کبھی ایک جنرل ملوکیت لے آتا ہے تو کبھی دوسرا جنرل ملوکیت لے آتا ہے، جبکہ میرے نبی کا یہ قول مبارک ہے کہ ملوکیت انتہائی گھٹیا نظام حکومت ہے اور یہ کاٹ کھانے والی ہے۔ اے اللہ یہ ملوکیت اب پاکستان کو کاٹ رہی ہے، تم اس سے ہماری جان چھڑا، ہمیں کوئی حضرت امام حسین اور حضرت امام علی اصغر کی شہادت کے طفیل کوئی ایسا نیک صالح حکمران عطا فرما اے اللہ، جو صرف تجھ سے ڈرتا ہو اور جو تیرے احکامات ہیں اس کے مطابق وہ نظام حکومت کو چلائے۔ بصورت دیگر میرا اللہ، صبح سے لے کر شام تک کرپٹ ترین حکمران ہمارے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اب تو یہ ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا تو اپنی جگہ پہ جو دودھ ہے اس کو بھی چھیننا شروع ہو گئے ہیں، ملاوٹ زدہ دودھ ہمیں دے رہی ہیں۔ پروردگار ان کو غرق فرما، ان سے ہماری جان چھڑوا یا ان کو ہدایت دے دے، جو تو بہتر سمجھتا ہے کر لے، لیکن ہم پر رحم فرما، بصورت دیگر ہم انتہائی گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔